हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसे हम एनपीओ भी कहते हैं। अब ये चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल टॉपिक जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या समझना ज़रूरी है कि आपका जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अलावा जितने टाइप के बिजनेस है, ये दोनों में क्या फ़र्क है, पहले ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ एनपीओ या बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो माय डियर, एनपीओ जो होता है ना, वो सर्विस मोटिव के साथ काम करता है। वेरा जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करता है। ठीक है। यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उनका पहला मकसद प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं होता। उनका पहला मकसद होता है सर्विस कमाना। लेकिन यहाँ पर बिजनेस का मेन पर्पस होगा यहाँ पर प्रॉफिट को अर्न करना। अब यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और प्रॉफिट मोटिव दोनों का अलग अलग है। यानी यहाँ पर आपका मोटो डिफरेंट है। यहाँ पर आपका मोटो डिफरेंट है। तो इसका मतलब अगर आपका मोटो डिफरेंट है तो यहाँ पे आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। यानी जब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग की, तो उनसे कहा जाता है कि आने वाले टाइम में आपके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं उसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड करो। यानी जो पैसा आ रहा है या जो पैसा जा रहा है आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बिजनेस को कहा जाता है कि आप वो सारी चीज़ों को, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। एंड जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो हमें उसे एक फाइनल अकाउंट की शक्ल देनी होगी। एंड जब हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं तब यहाँ पर आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ठीक है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने वाला है। एंड उसके बाद आपके यहाँ पर बैलेंस शीट बनने वाली है। आई होप आपको बिजनेस में कोई, लेकिन जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो कैश बुक इज अ सेट ऑफ बुक जहाँ पर हम आने वाले पैसे को रिसिप्ट में रिकॉर्ड करते हैं और देने वाले पैसे को हम पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम यहाँ पर दो तरीके के अकाउंट बनाते हैं। एक तो हम बनाते हैं रिसिप्ट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा हमें यहाँ पर बनाने कहा जाता है बैलेंस शीट। यानी हमसे एक्सपेक्ट होता है कि हम यहाँ पर क्या करें, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाकर रखें ताकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसको कन्वर्ट कर सके ये दो सेट ऑफ बुक्स के हिसाब से। अब यहाँ पे मोटो डिफरेंट है, यहाँ पर हमारा मोटो डिफरेंट है, यहाँ पे सर्विस का मोटो है, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट का मोटो है। तो जब हमारा मोटो डिफरेंट है तो यहाँ पे लगाए गए इन्वेस्टमेंट को भी नाम डिफरेंट दिया जाता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, तो जब बिजनेस में आप कोई भी पैसा लगाते हो तो उस लगाए गए पैसे को हम यहाँ पर देते हैं कैपिटल। लेकिन जब एनपीओ की बात की जाती है तो इस इन्वेस्टमेंट को हम लोगों के द्वारा कलेक्ट करते हैं जिसे हम कहेंगे कैपिटल फंड। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसे कैपिटल फंड। तो अब आपको इतना ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कैपिटल फंड हमें दिया होगा, और जब हम लोग एनपीओ के अलावा जब फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट है तो वहाँ पे कैपिटल दिया होता है। तो इट इज़ द बेसिक डिफरेंस। ये कैपिटल फंड और कैपिटल में डिफरेंस क्या है, बिजनेस चालू करने के लिए लगाए गए पैसे को कैपिटल कहते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो सर्विस मोटिव से चलता है, एनजीओ चलती है, उनके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए यहाँ पर जो फंड से आप एनजीओ शुरू करते हैं उस फंड को हम यहाँ पर कहते हैं कैपिटल फंड। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस हो गया, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, कैपिटल हमारा डिस्कस हो गया। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करना है, दैट इज़ आपको यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखने के लिए मिलेगा। क्या बनाने बोलता है इसमें सर, इसमें आपको कहा जाता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। अब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके का कैश बुक रिफ्लेक्ट करता है जहां पर दो साइड आपको देखने के लिए मिलेगी, डेबिट और क्रेडिट। अब यहां पर जो डेबिट साइड है वो आपको रिसिप्ट शो करता है और जो क्रेडिट साइड है वो आपको पेमेंट शो करता है। यानी जो भी कैश आपके खाते में आएगा
उसको आपको रिसिप्ट में लिखना है, और जो कैश आपके खाते से जाएगा उसको आपको पेमेंट में लिखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको मेंबरशिप फीस मिला, आपके इसमें मेंबरशिप फीस मिला, आपके इस एनजीओ में आपने किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ रिसिप्ट आपके इसमें आ गया, और कुछ पेमेंट भी आपके हो सकते हैं। कुछ पेमेंट आपने रेंट में किया हुआ है, कुछ पेमेंट आपने सैलरीज में किया हुआ है, कुछ पेमेंट आपने यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में किया हुआ है। तो कुछ इनकम भी होंगे और कुछ एक्सपेंडिचर भी होंगे। तो ये जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है वो एक तरीके का आपका क्या होता है, कैश बुक होता है, क्योंकि कैश बुक में भी हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को रिकॉर्ड करते थे। अब हमें क्या बनाने बोलेगा, तो सर हमें यहाँ पर बनाने बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें यहाँ पर बनाने बोलेगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हमें बनाने के लिए कहा जाएगा, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और जो हमारा इनकम होगा वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ये दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सर ऐसा क्यों होता है? माय डियर, आपको मैं बता दूं कि जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है वो आपका रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। लेकिन जो नॉमिनल इनकम एक्सपेंडिचर है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट में डालो, और जो जा रहा है वो क्रेडिट में डालो। ठीक है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट ऐसा नहीं कहता। वो क्या कहता है कि इसके अंदर आप एक्सपेंडिचर और लॉसेस को रिकॉर्ड करो, और क्रेडिट साइड में आप अपनी इनकम और गेन को रिकॉर्ड करो। दिक्कत हो गई क्या सर? नहीं सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमें करना क्या है? तो माय डियर, जितने भी पेमेंट्स होंगे उसको आपको फिलहाल कहाँ पे डालना है? एक्सपेंडिचर में डालना है। और जितने भी इनकम होंगे उसको आपको कहाँ डालना है सर? इनकम में डालना है। यानी जित रिसिप्ट साइड इनकम में आएगी, पेमेंट साइड एक्सपेंडिचर में आएगी। रिसिप्ट साइड पे इनकम में आएगी, पेमेंट साइड एक्सपेंडिचर में आएगी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बैलेंस शीट आइटम्स, यानी बैलेंस शीट आइटम्स को छोड़कर। जैसा कि आपको यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत है ही नहीं कि सर बैलेंस शीट में क्या क्या आ सकता है। तो माय डियर, आपको तो पता ही है बैलेंस शीट में क्या आएगा। बैलेंस शीट के अंदर दो साइड आपको देखने के लिए मिलती है, एक हो गया लायबिलिटी साइड और एक हो गया आपका असेट साइड। तो लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम अगर होगा वो होगा कैपिटल फंड। उसके अलावा असेट के अंदर असेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिल सकता है, आपको कैश बैलेंस देखने के लिए मिल सकता है, बैंक बैलेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। फंड की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसमें किसी तरीके का आपको लेगेसी वगैरह अमाउंट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के बैलेंस शीट आइटम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर करना क्या है? तो स्टेप नंबर 1 आपको यही करना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे आइटम्स को आपको पोस्टिंग करनी है, कि रिसिप्ट वाला इनकम में जाएगा, पेमेंट वाला एक्सपेंडिचर में जाएगा, एक्सेप्ट बैलेंस शीट आइटम, एक्सेप्ट बैलेंस शीट आइटम। क्लियर? इतने कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि माय डियर, अगर 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 व्हेन कैपिटल फंड व्हेन कैपिटल फंड इज गिवन इन क्वेश्चन, यानी अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है, अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इग्नोर प्रीवियस ईयर अमाउंट। आपको ज़्यादातर केसेस में क्या करना है? प्रीवियस ईयर के अमाउंट को इग्नोर करना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इंक्लूडिंग आइटम। कहीं कहीं पे आपको ये शब्द का इस्तेमाल करेगा। कौन से शब्द का सर? इंक्लूडिंग वाला। तो उसको छोड़कर बाकी सारे प्रीवियस ईयर आइटम्स को क्या करना है? इग्नोर करना है। सर अगर आपको कैपिटल फंड दिया है तो आपने ये कर दिया, बट इफ द कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, अगर आपको कैपिटल फंड नहीं दिया गया है, इन दैट केस हमें ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है। सर हमें क्या बनानी है सर? ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है।
सर ओल्ड बैलेंस शीट कैसे बनती है? सर ओल्ड बैलेंस शीट बनती है लास्ट ईयर अमाउंट को कंसीडर करके, लास्ट ईयर के अमाउंट को क्या करके, कंसीडर करके, और उसमें जो भी लास्ट ईयर के असेट्स या लाइबिलिटी होते हैं उसकी पोस्टिंग करते हैं, एंड द बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉल्ड एज कैपिटल फंड। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि जिसके अंदर कैपिटल फंड नहीं दिया तो पिछले साल की बैलेंस शीट आपको ड्रॉ अप करनी पड़ेगी। इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर, इतने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं कैपिटल फंड हो गया नहीं हो गया। तो कैपिटल फंड अगर आपको दिया है तो आप है ना एक ट्रिक फॉलो करो, ठीक है? क्या फॉलो करेंगे सर? फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हमारा करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या होता है। मान लीजिए कि 2020-21, 2021, 2022, 2022-2023, ये पर्टिकुलर ईयर में आप 11th में थे तो ये आपका लास्ट ईयर हो गया। 2022 में आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे तो ये आपका करंट ईयर हो गया, और 2023 और ये हो गया आपका नेक्स्ट ईयर। तो करंट ईयर के पहले कोई भी साल दिया वो आपका लास्ट ईयर माना जाएगा, और करंट ईयर के बाद जो भी ईयर दिया रहेगा वो आपका नेक्स्ट ईयर माना जाएगा, ठीक है? तो अगर कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया है तो आपको ओ, ठीक है, सब क्या बोला मैंने, क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल फंड दिया है तब क्या करना है, तो आपको NIL, नील फॉर्मूला, मतलब क्या सर? पहला लास्ट ईयर को नो इफेक्ट, इनकम वाले को, ठीक है, मतलब जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा उसको आपको इनकम साइड डालना है, और जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है उसको आपको लायबिलिटी साइड शोकेस करना है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। लेकिन सर अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है, यानी अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है, नॉट गिवन, कैपिटल फंड नहीं दिया है, तब OIL वाला फंडा, O स्टैंड्स फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट, O स्टैंड्स फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे हमारे डोनेशन की। सर डोनेशन क्या होता है? डोनेशन, डोनेशन दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है डोनेशन आपका जनरल डोनेशन, और एक होता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन। एक आपका होता है जनरल डोनेशन, एक होता है आपका स्पेसिफिक। यानी क्वेश्चन में सिर्फ डोनेशन दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ डोनेशन दिया है तो उसको हमें एज अ इनकम ट्रीट करना है, एज अ इनकम ट्रीट करना है। बट अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक पर्पस दिया गया है, जैसे सर डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स, डोनेशन फॉर लेबोरेटरी, ऐसा कुछ बोला है, तो समझ जाना ये स्पेसिफिक पर्पस है, तो इसको हमें एज अ लाइबिलिटी में शोकेस करना पड़ेगा, एज अ लाइबिलिटी में शोकेस करना पड़ेगा। दिक्कत है क्या? नहीं सर, डोनेशन में इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। उसके अलावा क्वेश्चन में अगर आपके सर पे कोई बोझ होगा तो वो बोझ होता है आपका सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ। इससे जुड़ा हुआ? सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ। तो माय डियर, सब्सक्रिप्शन करना कैसे है? क्वेश्चन में आपको जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का दिया होगा उसको आपको पहले लिखना है आपके इनकम साइड में। कहाँ लिखना है? इनकम साइड में, ठीक है? आपको इतना तो समझ में आ गया? यस सर, सब्सक्रिप्शन आपको जो दिया गया है वो आपको कहाँ पे लिखना है? इनकम साइड में लिखना है। उसके अलावा आपको और क्या चीज़ें कर रही है? तो माय डियर, जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, जिसको हम सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोलते हैं, वो भी कौन से ईयर का सर? तो सबसे पहले आपको यहाँ याद रखना है आपको कौन सी ईयर पे फोकस करना है। सर हमको फोकस करना है करंट ईयर पे। अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हमें यहाँ पर प्लस करना है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है? प्लस करना है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है? प्लस। और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है। क्लियर? उसके बाद प्री रिसीव्ड, यानी हमने ऑलरेडी रिसीव्ड किया हुआ है, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, जिसको हम कहते हैं एडवांस रिसीव्ड। और ये भी अगर हमने
करंट ईयर में किया है, रिसीव किया, करंट ईयर में रिसीव किया है तो उसको लेस करेंगे। और अगर यही चीज आपने लास्ट ईयर रिसीव की होगी, लास्ट ईयर रिसीव की होगी, यही चीज आपने लास्ट ईयर रिसीव की होगी तो उसको आपको प्लस करना है। तो ये प्लस माइनस करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा आपका नेट सब्सक्रिप्शन, यानी ये आपका सब्सक्रिप्शन का फाइनल अमाउंट होने वाला है। ठीक है सर, इसको अगर आपको शॉर्टकट में सिखाना हो तो क्या आप सिखा सकते हैं? यस बेटा, मैं आपको सिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऐसा 2 कॉलम बनाना है। यस सर, आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड ऐसा बोलते हैं। ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड माइनस। ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर का प्रीपेड माइनस, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर का प्रीपेड माइनस। तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, इधर भी क्या करने का, माइनस। माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, इधर भी क्या करने का, प्लस। तो हमें यहाँ पर काम किससे है, तो सर ये चीज़ें हमको यहाँ पर समझ में आ गई कि ये करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस। तो उसके अलावा कोई भी आउटस्टैंडिंग दे रहेगा क्या करने का, माइनस। करंट ईयर का प्रीपेड हमारा क्या होता है, माइनस, तो लास्ट ईयर का जितना भी रहेगा या नेक्स्ट ईयर को क्या करने का, प्लस कर देने का। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड इफेक्ट की। तो सर ये लास्ट ईयर से जुड़ा हुआ है तो उसका कोई सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या, नहीं। सर ये लास्ट ईयर से जुड़ा हुआ है, इसका कोई सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या, नहीं। ये करंट ईयर है तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा असेट में। सर ये इफेक्ट आपको कैसे पता चला, तो माय डियर मैंने आपको बार बार लाइफलाइन सिखाया जिसको आप आशीष सर लाइफलाइन कहते हो। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हो, डेबिट क्रेडिट, असेट लायबिलिटी, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये चीज़ आपको यहाँ पर रो करके रखनी है। तो सब्सक्रिप्शन में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक सब्सक्रिप्शन का छोटा सा सम ले लेते हैं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन का सम लेते हैं। क्या दिया देखिए, फॉर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन ओनली, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 31 मार्च 2018। यानी अब इसको देखकर आपको अंदाज़ा लगाना है। अंदाज़ा इन द सेंस, आपको पता है आपका साल कब खत्म हो रहा है, सर 2018 में ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब आपका साल कब शुरू हुआ रहेगा, सर 2017 में। यानी कैन वी से 17-18 आपका करंट ईयर है। यस सर, 17-18 मेरा करंट ईयर है। तो इसके पहले क्या आता होगा सर, 17-18 के पहले सर आता है 2016-17 आता है। यस, और 18 के बाद क्या आएगा, 18-19 आएगा। तो ये 2 साल आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो। अब रिसिप्ट साइड में क्या दिया है, तो सर आपने बताया था रिसिप्ट साइड के आइटम को आप इनकम में डालना है का, तो यस सर इनकम में ही डालिए। या अब टू सब्सक्रिप्शन है 16-17, 17-18, 18-19। तो सर अभी आपने बताया ये करंट ईयर है। यस, तो ये लास्ट ईयर हुआ और ये नेक्स्ट ईयर हुआ। और आपने ये भी कहा था सर कि अगर कैपिटल फंड दिया रहेगा तो एनआईएल नील, यानी नो इफेक्ट इनकम साइड लायबिलिटी साइड। और कैपिटल फंड दिया होगा तो आपको नील वाला इफेक्ट डालना है, कैपिटल फंड नहीं डालना है तो OIL वाला इफेक्ट डालना है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होते हैं और अभी हम लोग सीधा सीधा देखते हैं इसको कहाँ पे क्या ट्रीटमेंट देनी है। तो सबसे पहले माय डियर, ये आपका लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट ये जो करंट ईयर है उसको आप इनकम साइड में डालो और जो नेक्स्ट ईयर है उसको आप लायबिलिटी साइड में डालो। ठीक है, यस सर। क्या दिया देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो सर प्लस करने का। यस माय डियर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालेंगे, सेकेंड इफेक्ट डालेंगे हम लोग असेट साइड, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17, तो ये लास्ट ईयर है, वो भी कितना, 2000 रुपया। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर वॉज 8000। अब ये लास्ट ईयर है, ठीक है, तो लास्ट ईयर हमने क्या रिसीव किया, एडवांस रिसीव किया। अब आपको मैंने जो सिखाया उस पर फोकस करते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया था, आउटस्टैंडिंग एडवांस, करंट ईयर वाला प्लस एडवांस माइनस, लास्ट ईयर माइनस इधर प्लस, नेक्स्ट ईयर माइनस इधर प्लस। तो माय डियर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पर प्लस होगा। यस सर, आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर, सर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, माइनस, यानी ये 2000 रुपये के हिसाब से देखना है।
और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना बोला है, लास्ट ईयर का एडवांस, तो लास्ट ईयर का एडवांस क्या करना है प्लस, तो ये 8,000 रुपये आपका प्लस हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर सर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि 80,000, ठीक है, प्लस 7,000 प्लस 8,000 ये देखने के लिए मिलेगा। यस माय डियर, तो क्या देखने के लिए मिल रहा है, 80,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000, टोटल हो गया आपका 95,000। क्लियर। उसके अलावा सर ये लास्ट ईयर का था 2,000, जिसमें से आपको इस साल कितना मिल गया है, सर आपको इस साल मिल गया है टोटल 1,500 रुपये मिल गया है। तो 2,000 में से 1,500 अगर मिल जाता है तो 500 रुपये स्टील आउटस्टैंडिंग, तो ये 500 रुपये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और ये 7,000 रुपये करंट ईयर का है। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं सर, अभी आपको नहीं बताया वैसे ही ये लास्ट ईयर का हो गया और ये करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट हो गया। और जो मैंने आपको 3,500 रुपये नेक्स्ट ईयर का बताया था, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। देखो नेक्स्ट ईयर का 3,500 रुपये मैंने कहाँ पे बताया, लाइबिलिटी, और उसी का सेकेंड इफेक्ट आपने यहाँ पर लाइबिलिटी में डाला हुआ। दिक्कत है क्या सर? नहीं, सब्सक्रिप्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। आपको खाली क्या याद रखना है सर, हमें खाली ये याद रखना है कि ये फंडा आपको भूलना नहीं है, और इसका जो सेकेंड इफेक्ट आएगा वो सिर्फ करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट आने वाला है। आई होप इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या दिया। देखिए यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 18-19। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर ये जो डेट दिया है ये हमारा करंट ईयर है, तो करंट ईयर के हिसाब से देखो तो 2019 में खत्म होता है, 2018-19 विल बी माय करंट ईयर। 18-19 अगर मेरा करंट है तो 2017-18 ये मेरा लास्ट ईयर हो जाएगा, और 16-17 उसका भी लास्ट ईयर, और 18-19 मेरा करंट ईयर, और ये मेरा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब इसका मुझे यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं डालना है, इसका मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं डालना है, ये मेरा इनकम में जाएगा, ये मेरा लायबिलिटी में जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि 16-17 और 16-17 में कोई डिफरेंस है क्या, 35,000 और 30,000 में कोई डिफरेंस है क्या? यहाँ सर डिफरेंस तो देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और ये 18-19 करंट ईयर है, तो ये करंट ईयर मेरे को यहाँ से क्या करना है, देखना है क्या। इसके अलावा क्या दिया ज़रा देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो सर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो बेटा एक और फंडा, क्रॉस में रहेगा तो माइनस, क्रॉस में रहेगा तो माइनस, सेम में रहेगा तो प्लस। तो अगर आपको यहाँ पर देखना है तो कैसे करना है सॉल्व, ज़रा मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इनकम साइड में जाइए। यस सर, इनकम साइड में जाने के बाद, इनकम साइड में जाने के बाद आपको क्या करना है, तो माय डियर यहाँ पर आपको इनकम में लिखना है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सर कितना सब्सक्रिप्शन लिखना है, करंट ईयर का 4,10,000। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद पिछले साल का एडवांस इस साल आके क्या हो जाएगा प्लस, सेम सेम प्लस, सेम सेम प्लस, तो ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 20,000। सर ये कौन सा है, ये लास्ट ईयर का एडवांस मिला हुआ है, तो 410 में से 420 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 4,30,000 आएगा। अब क्या करना है सर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सी ईयर का, करंट ईयर, कितना 32, तो ऐड कर दो कितना आएगा 4,62,000। ये हो गया मेरा इनकम। दिक्कत। अब मैं बात करता हूँ असेट साइड की, किसकी बात कर रहा हूँ सर, असेट साइड में। असेट साइड में क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आएगा। यस सर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आएगा 32,000 रुपया, ठीक है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, ये 32,000 रुपया देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया डिफरेंस 26 और 23 में 3,000 का डिफरेंस है, और 35,000 और 30,000 में 5,000 का डिफरेंस है। तो ये दोनों डिफरेंस कहाँ पर आएगा, असेट साइड में। तो 3,000 का डिफरेंस भी आएगा और 5,000 का डिफरेंस भी आएगा। सर ये करंट ईयर का है, ये 16-17 का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, और ये 17-18 का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर टोटल ऐड कर तो 40,000 रुपये आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा क्या आएगा, देखो इसके अलावा ये जो ये दिख रहा है, ये आपको लाइबिलिटी साइड में शोकेस करना है। तो यहाँ पर आपको देखो 21,000 रुपये दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से सम को सॉल्व किया जाना है। एक और सम देखते हैं, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 2018 दिया, इसका अंतर 2017-18 मेरा करंट ईयर हो जाएगा बेटा। यस सर, तो ये करंट ईयर हो गया। यस,
ये लास्ट ईयर हो गया और ये नेक्स्ट ईयर हो गया। अब क्या कहता है जरा देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18, तो सर 17-18 हमारा कौन सा करंट ईयर है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा प्लस। सेकेंड इफेक्ट एसेट में ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला था इस साल का, तो इस साल का आउट प्रीपेड माइनस होता है तो लास्ट ईयर का क्या होगा प्लस, तो प्लस करना है। फिर आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 इज 2500। बेटा पिछले साल का कितना था, सर पिछले साल का यहाँ पर 2000 रुपया दिया गया है, जिसमें से 2500 रुपया था, तो 500 रुपया अभी भी क्या है स्टील आउटस्टैंडिंग जो असेट में कैरी होने वाला है। तो सर करेंगे कैसे, तो माय डियर सबसे पहले इनकम साइड में जाओ, इनकम में लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, कितना आएगा 60,000, क्लियर, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 6,000, तो टोटल आ गया 66,000, लेस 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 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीवियस ईयर में एडवांस रिसीव किया था, प्रीवियस ईयर में एडवांस रिसीव किया था कितना 2000 रुपया, तो उसको क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पर टोटल आ गया 68,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं असेट साइड में क्या क्या आएगा, तो आउटसेट में आएगा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6000, पिछले साल 2500 बचा था जिसमें से 2000 मिला, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अभी भी 500 रुपया बचा है, तो 6500 हो गया, यस सर। उसके अलावा ये आएगा आपको लाइबिलिटी साइड, क्या आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कौन सा 4500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो सब्सक्रिप्शन के सम्स किस तरीके से करना है आपको इतने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो सर इसका फंडा एकदम सिंपल है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, अब मेरे को मैं एक चीज़ आपको वहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई करके बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, ये अमाउंट आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया जाएगा या फिर एडजस्टमेंट में दिया जाएगा ओपनिंग डेट के साथ। ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सर, ये आपको देखने के लिए मिलेगा पेमेंट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक आपको 99% एडजस्टमेंट में देखने के लिए मिलेगा विथ क्लोजिंग डेट, विथ क्लोजिंग डेट। इसके अलावा कुछ और ज़्यादा रहेगा, तो क्या रहेगा सर आउटस्टैंडिंग बिल बोलते हैं ना, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर स्टेशनरी, बिल फॉर स्टेशनरी, ये सारे आइटम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका स्टेशनरी का एडजस्टमेंट कंप्लीट होने वाला है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग स्टेशनरी का सम करने जा रहे हैं। क्या दिया जरा देखिए क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में दिया है 1 अप्रैल और एंडिंग दिया 31 मार्च, तो क्या हम इसे ओपनिंग बैलेंस शीट कह सकते हैं, यस सर। और ये हमारा करंट ईयर का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिए गए स्टॉक को हम क्या बोलेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। करंट ईयर का मैंने आपको बताया रिसिप्ट और पेमेंट के पेमेंट साइड में जो परचेज देगा उसको प्लस करना है, सेम प्लस सेम साइड प्लस सेम साइड प्लस सेम साइड प्लस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बिल फॉर स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर स्टेशनरी प्लस हो जाएगा, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या हो जाएगा, माइनस। सर क्यों, क्योंकि ये क्लोजिंग डेट के साथ दिया गया है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखना है। सर क्या लिखोगे, सर कहाँ लिखोगे, सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है टू स्टेशनरी परचेज 6300 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सर कितना ओपनिंग स्टॉक है, देखो 400 रुपया, तो होगा 6700 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना हो गया सर, क्लोजिंग स्टॉक अभी सर आपने डिस्कस किया था 1800 जो नीचे दिया है,
तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 005 इधर आएगा 4,500, 4,500, 4,500। देखो 4,500 आता है क्या, 17 में 8 गया तो 9, सॉरी 4,900 आएगा बेटा, 4,900 आएगा। उसके अलावा सर आउटस्टैंडिंग बिल भी कहा गया है, आउटस्टैंडिंग बिल, तो ऐड आउटस्टैंडिंग बिल, ठीक है। कितना बोला है सर, 1,000 रुपया बोला है, तो टोटल कितना हो गया, 5,900 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया, 5,900। सर इसमें से सेकेंड इफेक्ट किस किस का आएगा, सर इसका सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट असेट में आएगा, और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट में आएगा, आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आने वाला है। आई होप आपको स्टेशनरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक और सम लेते हैं स्टेशनरी से रिलेटेड। यहाँ पर भी इसी तरीके का सम दिया गया है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018। तो 18 हमारा करंट ईयर है सर, ये क्लोजिंग हो गया पिछले साल का, तो 1 अप्रैल के लिए क्या बन जाएगा सर, ओपनिंग। तो यानी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आपको क्या दिखाती है सर, ओपनिंग दिखाती है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। ये स्टेशनरी परचेज हो गया। 1,500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा। इसके अलावा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च, तो ये क्लोजिंग डेट है, तो सर ये क्लोजिंग स्टॉक। तो करना कैसे है, तो माय डियर सिंपल सिंपल, आपने जो खरीदा ओपनिंग है, ये दिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही करते हैं हम लोग। ऐसा भी कर सकते हैं, परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर ऐड आउटस्टैंडिंग, हमारा अमाउंट वही आने वाला है। परचेस का अमाउंट 7,000, ओपनिंग का अमाउंट 800, ठीक है, तो 7,800 हो गया। अब क्लोजिंग कितना बोलता है सर, सर हमको क्लोजिंग बोलता है 1,300 रुपया, तो 1,300 किया तो 6,500 रुपया आ गया, यस सर। उसके बाद हमको आउटस्टैंडिंग बोलता है, कितना बोल रहा है बेटा सर, 1,500, तो टोटल किया तो कितना आएगा, 8,000 रुपया आने वाला है। तो आप ऐसा करो, ये आपको दिए गए फॉर्मेट के हिसाब से करो, आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है, समझा, यस सर। अब हम यहाँ पर करने वाले कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन। ये कैलकुलेशन हमारे लिए नया नहीं है, बट एनपीओ में ये आने के चांसेस होते हैं। ये हमने फाइनल अकाउंट में भी किया था कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करना, ज़रा देखते हैं। कि 1 अप्रैल 2018 को फर्नीचर अकाउंट में आपको 1,00,000 रुपया है, तो सर क्या इस ओपनिंग बैलेंस को 1,00,000 रुपये को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, यस। उसके बाद 1 जुलाई 2018 को हमने एक और फर्नीचर खरीदा 30,000 का, इसका मतलब हम इसको बोलेंगे एडिशनल फर्नीचर, यस सर, कितने का, 30,000 का। अब आपको बोला है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12%, तो 12% डेप्रिशिएशन निकालना है, यस। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 1 जुलाई 2018 दिया है, तो जुलाई से लेके मार्च तक का कितना महीने का सफ़र होगा सर, तो जुलाई से लेके अगर मार्च तक के सफ़र की अगर हम बात करें, तो जुलाई से लेके मार्च तक टोटल 9 मंथ्स का सफ़र होता है, कितने महीने का, 9 मंथ्स का। तो सबसे पहले देखो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कितना परसेंट, 12, तो 1,00,000 रुपया इंटू 12% फॉर 12 मंथ्स, ओपनिंग बैलेंस तो 12 महीने के लिए आएगा, तो 0,000 कैंसिल, ये गया, तो 12 इंटू 1,000 कितना हो गया, 12,000 रुपये हो गया, प्लस एडिशनल देखते हैं 30,000, 12% बोला तो 12/100, और 9 मंथ्स हुआ तो 9/12, 0,000 कैंसिल, 12 कैंसिल, तो 3 9 27। तो अगर आप ये दोनों को ऐड करो तो 14,700 रुपये आपका डेप्रीसिएशन का अमाउंट आता था है। ट्रीटमेंट कैसे करना है सर, देखते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट उसने डाल दिया है इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। अब 1,10,000 प्लस 30, तो 1,30,000 हो गया, उसका 12% निकालते 14,700 आ गया आपका अमाउंट, ठीक है। कैसे करना है मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस रिलेटेड आइटम की। कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं बेटा, सिंपल सी बात है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर का प्रीपेड माइनस करंट ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट ईयर। तो अपार्ट फ्रॉम करंट ईयर इसके पहले के सभी सालों का आउटस्टैंडिंग माइनस माइनस और प्रीपेड हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दिया 31 मार्च और यहाँ पर दिया 31 मार्च 2019, तो इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बोलेंगे, यस सर। इसको हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बोलेंगे, और ये हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है। तो 2018-19 मेरा करंट ईयर हो गया और ये हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले करना क्या है,
आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर 5500, शो द प्रेजेंटेशन ऑफ सैलरी। सिंपल सी बात है, पेमेंट में दिया मतलब ये आपका एक्सपेंडिचर में आएगा। यस सर। और ये आपका कहाँ पर आएगा, तो हमने 18 19 20 का सैलरी ऑलरेडी देकर रखा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो माय डियर पहले करंट ईयर का एक्सपेंडिचर डाल दिया, यस सर। और जो एडवांस सैलरी हमने 19 20 का दिया वो असेट में आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में देखो, इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पर दो चीज़ें हमने देखा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम साइड राइट हैंड साइड इज, तो राइट हैंड साइड तो 2000 आपको यहाँ पर आके क्या होएगा प्लस, तो 30 + 2 कितना हो गया सर 32,000 हो गया। क्लियर। उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है प्लस, तो 37,500 आपका आउटर में आ गया। और इस करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट भी तो आएगा, यस सर। कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी साइड शो वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो डिस्कस की, चाहे वो सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, सैलरी से रिलेटेड होगी, ये मेजॉरिटी सम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर दिक्कतें बहुत कम आती है, लेकिन दिक्कतें जब पैदा होती है तो उसकी डाउट क्लियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का आप अच्छी तरीके से क्या करो, प्रैक्टिस करके ले लो। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम की, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन। अब ये कैपिटलाइजेशन आपको सब मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, ठीक है, किसी का भी दे सकता है, ट्यूशन फीस वगैरह कोई भी दे सकता है। तो जब आपको किसी भी तरीके का कैपिटलाइजेशन देगा तो आपको करना क्या है। तो कैपिटलाइजेशन कभी कभी कुछ नहीं बोलेगा तो आपको 100% समझना है, फुल समझना है, या क्वेश्चन में 50% दिया, जैसे जिस तरीके अकॉर्डिंग्स विद द क्वेश्चन आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है, तो माय डियर सबसे पहले कैपिटलाइजेशन के लिए आपको उस पर्टिकुलर इनकम में से लेस करना है, आपको उस पर्टिकुलर इनकम में से लेस करना है। एंड सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ पर डालना है ऐड टू द कैपिटल फंड। उस कैपिटल फंड में आपको क्या करना है, ऐड करना है। मान लो एंट्रेंस फीस कह रहा है, तो उसमें से कैपिटलाइजेशन क्या करेंगे, लेस कर दो। लेस करने का सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में प्लस कर दो। लाइफ मेंबरशिप फीस बोला है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस में से लेस कर दो, सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड कर दो। तो कैपिटलाइजेशन हमेशा क्या होगा, लेस होगा उस पर्टिकुलर इनकम से, और सेकेंड कैपिटल फंड में जाकर क्या करना है, आपको प्लस करना है। ये आपको चीज़ें बेसिकली आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एंट्रेंस फीस का टोटल अमाउंट 15 था, जिसमें से क्वेश्चन में कहा गया था 60% कैपिटलाइज। तो बेटा 60% निकालो, 15,000 का 60% 9,000, तो माइनस करके 6। बट ये 9,000 का क्या होगा, ये कैपिटल फंड में जाकर क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाने वाला है। कैपिटल फंड में जाकर क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है कि सर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का पर्पज़ क्या होता है। जैसे कि आपको हमने बार बार कहा कि जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उस फाइनल अकाउंट अगर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से करते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। बट ये जब फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, तो भाई साहब ये तो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉफिट हो सकता है, नहीं सर। तो इन दैट केस जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलता है, वो बैलेंसिंग फिगर या तो मेरा सरप्लस होगा या फिर मेरे लिए डेफिसिट होगा। सर व्हाट इज सरप्लस, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज डेफिसिट, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो माय डियर आपको मैं बता दूं कि हमको यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट में क्या फ़र्क है। सरप्लस के अंदर आपका इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट में एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर शोकेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपका इनकम बड़ा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस की कंडीशन है, और अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा तो ये डेफिसिट की कंडीशन है। सरप्लस कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा, डेफिसिट कैपिटल फंड में माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन की, आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है आपके क्वेश्चन को रिवाइज करने में, चैप्टर को रिवाइज करने में। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बेनिफिट ले रहे होगे। अगर आप बेनिफिट ले रहे हो, आपको एक वैल्यू एडिशन मिल रहा है, रिवीजन को नया एज मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी तरीके की वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए
लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।